हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां सबसे पहले आपको बड़ी खबर में बताएंगे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बता दिया अपना हिस्सा। पीएम मोदी के दौरे पर कहा विवाद तो अब बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, ये कहकर वाकई में चाइना ने विवाद खड़ा कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। बताएंगे दोस्तों ऐसी जरूरत कैसे कर दी चाइना ने। शांति की बात करते करते साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ नहीं कर रही नेपाल की सरकार। मोदी जी हमको बचा लीजिए, हमको रशिया के सैनिक में से निकाल कर वापस हमें हमारे देश भेज दीजिए। जी हां दोस्तों, रूस में फंसे नेपाली युवाओं की भारत की मोदी जी से गुहार, छलका दर्द। साथ ही साथ बताएंगे भारतीय सैनिकों के पहले दल ने मालदीव छोड़ा। चीन के गुलाम मुइजू की पहली जीत, क्या इसको मान सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताएंगे भारत में सीएए लागू होने को लेकर, जिसके बाद दोस्तों ये खबर पाकिस्तान में जाता ही मच गई तहलका। बताएंगे कोई उतरा भारत के सपोर्ट में तो कोई कहने लगा विरोध में, ऐसी बातें। साथ ही दिल्ली से लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है और किन नेताओं ने कौन सा बयान दिया दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी तक सारी जानकारी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। और कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि देश में जो सीएए लागू किया गया है वो मोदी सरकार ने सही फैसला लिया है या गलत, कारण के साथ बताइएगा दोस्तों। तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा। पीएम मोदी के दौरे पर कहा विवाद अब बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। यह बात पड़ोसी देश चीन को कुछ रास नहीं आई, उसको ये बात पची ही नहीं। यही वजह है कि सोमवार को चीन द्वारा भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज करवाया गया। चीन का कहना है कि भारत के इस कदम से सीमा विवाद और जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ये पहली मर्तबा नहीं है जब चीन ने भारत के इस हिस्से पर अपना दावा जताया है। इससे पहले भी वो लगातार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया था। यह खबर हमने आपको बताई भी थी। यह सुरंग सामरिक महत्व रखने वाले तवांग तक हर मौसम में सड़क संपर्क मुहैया कराएगी। इससे सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की सुगमता से आवाजाही सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है। असम के तेजपुर को अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ने वाली सड़क पर यह सुरंग बनाई गई है। इसे इतनी ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी दोहरी लेन वाली सड़क सुरंग बताया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थित विभिन्न अग्रिम स्थानों तक सैनिकों एवं हथियार प्रणाली सेला सुरंग के जरिए सुगमता से पहुंचाई जा सकेगी। चीन अरुणाचल के दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है, उस पर अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है, अपना दावा करता है। वो अपने इस दावे पर जोर देने के लिए भारतीय नेताओं के राज्य का दौरा करने पर नियमित रूप से आपत्ति जताता रहा है। बीजिंग ने इलाके का नाम जैंगनान रखा है। वहीं भारत ने अरुणाचल पर चीन के दावे को बार बार खारिज करते हुए कहा है कि ये राज्य देश भारत का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों नई दिल्ली ने इलाके का नामकरण करने के चीन के कदम को खारिज करते हुए कहा है कि यह सच्चाई को नहीं बदल सकता। मोदी के अरुणाचल दौरे के बारे में सोमवार को एक प्रेस वार्ता में आधिकारिक मीडिया द्वारा पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि जैंगनान इलाका चीन का भूभाग है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के तहत अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है और इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत सीमा विवाद का हल अब तक नहीं हुआ है। भारत के पास चीन के जैंगनान के इलाके का मनमाना विकास करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के संबंध कदम सीमा विवाद को केवल और जटिल करेंगे। चीन भारत सीमा के पूर्वी खंड का प्रधानमंत्री द्वारा किए गए दौरे का दृढ़ता से विरोध करता है। वांग ने कहा कि हमने भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में अब तक विवाद नहीं, सिर्फ बातें हो रही थी दोस्तों, लेकिन अब चीन ने जो कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है, उसका अंग है, उसका भूभाग है। इस बयान के बाद दोस्तों भारत फिर एक बार आग बबूला होता नजर आया है और इसका कैसे जवाब देगा अपना भारत दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देंगे चाइना को अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के लिए, जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में लिखकर। साथ ही साथ अब अगली खबर की बात करें, जहां पर धोखे से रूसी सेना में भर्ती नेपाली युवकों का छलका दर्द। कहा नेपाल सरकार है लाचार, प्लीज भारत बचा ले जान, प्लीज मोदी जी बचा लीजिए जान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। रूस में फंसे नेपाली युवाओं की भारत से गुहार। कहा कुछ नहीं कर पा रही नेपाल की सरकार, हमारी हेल्प करे मोदी सरकार। जी हाँ, रशिया में काम करने के लिए गए नेपाली लोगों अपने देश वापस आने के लिए भारत से मदद मांगी है। हाल ही में भारत से काम करने रशिया गए मोहम्मद असफान की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिशों में पुरजोर दम लगाया। भारत की तरह ही नेपाल के भी दर्जनों नागरिक इस ठगी का शिकार हुए हैं और वहां यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मजबूर है। नेपाल मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ने वाले 6 नेपालियों की मौत हो गई है। नेपाल के नागरिकों को वापस बुलाने को लेकर नेपाल सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं
उठाया है, जिससे हताहत होकर नेपाली नागरिकों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। एक वीडियो जारी करते हुए नेपाली नागरिकों ने कहा कि हमको यहाँ धोखा देकर लाया गया है, हमसे बोला गया था कि रशिया की फौज में हेल्परी का काम करना है, लेकिन यहाँ हमें जंग में भेजा जा रहा है। नेपाल एम्बेसी हमारी मदद नहीं कर रही है, भारत की एम्बेसी बहुत पावरफुल है, हमें उम्मीद है कि भारत हमारी जरूर मदद करेगा। वीडियो में नेपाली लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ 3 भारतीय नागरिक भी थे, लेकिन उनको यहाँ से निकाल लिया गया है। भारत की एम्बेसी पावरफुल है, हम 30 लोग नेपाल से आए थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं, हमारी मदद करे मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन पर परमाणु हमले को रुकवाया। दोस्तों, रशिया से बातचीत करते ही रशिया ने परमाणु युद्ध को टाल दिया, और वहीं अब पूरी दुनिया जानती है कि मोदी में वो पावर है, मोदी सरकार की कूटनीति इतनी स्ट्रांग है कि उसने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया है पॉजिटिव वे में। ऐसे में दोस्तों, इनका गुहार कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि नेपाल की सरकार, नेपाल की ओली प्रचंड सरकार इनकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को इन नेपालियों की मदद करनी चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य देखिएगा। आखिर नेपाल की सरकार इनकी मदद करे भी तो करे कैसे? वो आपस में ही फूट में पड़ी हुई है। अभी हाल ही में उनका सरकार में बदलाव हुआ है, ओली प्रचंड के गठबंधन से दोस्तों सरकार बनी है। आखिर वो अपने आप को, अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। दोस्तों, इन बच्चों को कैसे बचाएगी, इन नेपाली नागरिकों को कैसे बचाएगी, ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत को इसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय सैनिकों के पहले दल ने मालदीव छोड़ा। क्या चीन के गुलाम मुज्जू की है ये पहली जीत? अब क्या होगा आपको बता दें, मालदीव के अड्डे में तैनात भारतीय सैनिकों का पहला दल भारत वापस रवाना हो गया है। इन सैनिकों ने भारत से आए असैन्य कर्मियों को हेलीकॉप्टर संचालन भी सौंप दिया है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF के एक मीडिया अधिकारी ने अददू को बताया कि जो भारतीय सैनिक अड्डू में तैनात थे वो अब भारत वापस चले गए हैं। इसे मालदीव की सरकार चीन प्रेमी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की जीत के तौर पर प्रचारित कर रही है। उन्होंने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव ही इंडिया आउट कैंपेन के सहारे जीता था। मुइजू राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर आक्रामक थे। हालांकि दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सैनिकों की जगह असैन्य कर्मियों की तैनाती पर असहमति बननी थी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, मारा गया अलकायदा का टॉप लीडर आखिर कौन था? खालिद अल बतरफी। बता दें, यमन स्थित अलकायदा शाखा के प्रमुख खालिद अल बतरफी मारा गया। दोस्तों, इस खबर की पुष्टि रविवार देर रात आतंकवादी संगठन द्वारा की गई है। खालिद की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सरकार ने उसके ऊपर $50 लाख का इनाम रखा हुआ था। अगर इस राशि को भारतीय रुपए में देखें तो 41,36,77,500 रुपया होता है। जी हाँ, खालिद अल बतरफी अलकायदा इन द अरेबियन पेनिसुला का नेतृत्व करता था। ये वही संगठन है जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी। नेक्स्ट खबर बता दें, क्या भारत पाकिस्तान पर पीओके के लिए बड़ा हमला करने वाला है? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सबसे बड़ा बयान हुआ वायरल। जी हाँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो बार बार की तरह भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नई वीडियो में उनका सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर को लेकर रहा। एक्सपर्ट के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मुद्दा उठाया कि क्या कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर पाक अधिकृत कश्मीर का जमीनी स्तर पर हाल चाल जानने के लिए वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय व्यक्ति अब्दुल बशीर बाजवा से खास बातचीत की। सोहेब के मुताबिक बशीर कश्मीर के साथ साथ नेशनल एवं इंटरनेशनल मुद्दों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब्दुल बशीर ने यूट्यूब बातचीत के दौरान पीओके और भारत के हिस्से वाले कश्मीर के बारे में खास बातचीत की। उस दौरान उन्होंने इतिहास से लेकर मौजूदा समय के सभी कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक कुल 4 युद्ध लड़े हैं, इसमें 3 युद्ध पाकिस्तान और 1 युद्ध चीन के खिलाफ लड़ा है। इस दौरान उसकी तरफ से केवल 1 युद्ध की पहल की गई है, वो भी चीन के खिलाफ 1962 में। हर युद्ध यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू की गई, लेकिन उसको अंजाम तक भारत नहीं पहुंचाया। ऐसे में सोहेब ने बातचीत के दौरान कहा कि मौजूदा समय में क्या भारत के पास इतना समय है कि वो कश्मीर के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि मौजूदा समय वो प्रगति की राह पर है। ऐसे में नहीं लगता कि वो अपना नुकसान करते हुए कोई गलत कदम उठा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव से पहले भारत को पीओके हासिल कर लेना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, भारत ने आर्मेनिया तक हथियार पहुंचाने को बनाया नया रास्ता। अब तुर्की अजरबैजान की टेंशन ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत और आर्मेनिया ने पिछले कुछ साल में रक्षा सहयोग को कई गुना बढ़ाया है। इसके तहत आर्मेनिया ने भारत के कई हथियारों की खरीद की है। इनमें स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कल्याणी फोर्ज का 155 मिलीमीटर तोप, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। अब इन हथियारों की आर्मेनिया को डिलीवरी भी शुरू हो गई है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान की बढ़ती धमकियों को देखते हुए भारत और आर्मेनिया ने इन हथियारों की डिलीवरी के लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मेनिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर के संयुक्त कार्य समूह हालकॉन ने आर्मेनिया को रणनीतिक कार्गो निर्यात के लिए एक नया हवाई गलियारा स्थापित किया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के पास दिखे 2 चीनी जासूसी जहाज। हिंद महासागर में चीन को क्यों है दिलचस्पी? बता दें, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के 2 जासूसी जहाज देखे गए हैं। जियांग यांग होंग 01 को बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र
में आते हुए देखा गया है, जबकि जियांग यांग होंग 3 ने भारत, श्रीलंका और मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बाहर अपना सर्वेक्षण कार्य जारी रखा है। भू खुफिया के विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने ट्विटर पर यह खुलासा किया। आपको बता दें कि जनवरी में जियांग यांग 3 को श्रीलंका में डॉकिंग की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद इसे मालदीव की ओर देखा गया था। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इन जहाजों का उपयोग क्षेत्र के जलमंडल के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह जहाजों पर लगे विभिन्न सेंसरों से किया जाता है। समुद्र के भीतर जो केबल बिछी है उसमें चीन की रुचि हो सकती है, क्योंकि युद्ध के समय पानी के केबल काटना दुश्मन का उद्देश्य हो सकता है। आगे रंधावा ने कहा कि वैश्विक शक्ति बनने की इच्छा रखने वाले देशों के लिए डेटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत का डेटा इकट्ठा करने के लिए हिंद महासागर में चीन ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। अगली खबर बता दें, जल्द ही भारत में बनाए जाएंगे सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण। जी हां, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैब, एटीएमपी इकाइयों, रसायनों, गैसों, सबस्ट्रेट्स और उपभोग सामग्रियों सहित सेमीकंडक्टर उपकरण के निर्माण में भारत के शीघ्र प्रवेश की घोषणा की। बेंगलुरु में अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया वैलिडेशन सेंटर के उद्घाटन पर बोलते हुए वैष्णव ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के रणनीतिक बदलाव पर जोर दिया। अप्लाइड मटेरियल्स का $20 मिलियन का निवेश वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। बेंगलुरु केंद्र 500 पेशेवरों को रोजगार देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत ने दोस्त रशिया के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका फ्रांस की हुई बल्ले बल्ले, आखिर क्या फैसला लिया है बता दें। भारत और रशिया की वर्षों पुरानी दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई है। एक समय था जब भारत रशिया से अपने करीब 50% से भी ज्यादा रक्षा हथियार खरीदता था। मौजूदा समय में वो रशिया से सर्वाधिक हथियार खरीदता तो है, लेकिन उसमें काफी तेजी से कमी आई है। सिपरी की ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत रशिया से अब केवल 36% हथियार खरीदता है, यानी दोनों देशों के बीच करीब 14% की खरीदारी कम हुई है। एक तरफ जहां भारत और रशिया के बीच रक्षा हथियारों की खरीदारी में कमी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का झुकाव अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की ओर बढ़ा है। सिपरी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से 2018 और 2019 से 23 के बीच भारत ने 4.7% हथियार आयात किए हैं। इनमें रशिया की हिस्सेदारी करीब 14% घटकर 36% पर आ गई है, यानी कि हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश अपना भारत बना है, लेकिन रशिया के साथ उतनी मात्रा में हथियार नहीं खरीदी है जितनी पहले भारत खरीदा करता था। बहरहाल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वीडन के थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट पर चीन में भारतीय दूतावास ने आखिर क्या लिख दिया? हर तरफ हो रही इसकी चर्चा। जी हाँ, भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल बोले तो MIRV टेक्नोलॉजी से लेस अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। इस परीक्षण की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उन्होंने ट्वीट करके इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया है। भारत के अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के पास MIRV की तकनीक पहले ही मौजूद है। इस बीच अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट के बाद चीन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया हैंडल X पर से एक पोस्ट किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, #दिव्य सत्र। इसे 90 तुले शब्दों में चीन को करारा जवाब माना जा रहा है। इस ट्वीट के चंद घंटों पहले चीन ने प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर भारत के सामने राजनयिक विरोध जताया था, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया ये खबर। ऐसे में आप भी दोस्तों DRDO को बधाई जरूर दीजिएगा अग्नि 5 मिसाइल के सफलता टेस्ट पर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में बदला रिवाज, बेटी बनेगी देश की फर्स्ट लेडी। कौन है? आसिफ भुट्टो। बता दें, पाकिस्तान में देश की प्रथम महिला यानी कि फर्स्ट लेडी का रिवाज बदलने जा रहा है। राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने एक ऐतिहासिक फैसले में अपनी 31 साल की बेटी आसिफा भुट्टो को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली देश की फर्स्ट लेडी यानी प्रथम महिला का दर्जा देने का निर्णय लिया है। प्रथम महिला का दर्जा आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है, लेकिन साल 2007 में उसकी पत्नी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई थी। जरदारी ने भुट्टो की मृत्यु के बाद दोबारा शादी नहीं की और वो जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उनके पहले कार्यकाल के दौरान भी देश की प्रथम महिला का पद खाली था। अब ऐसे में जरदारी की बेटी बनी है देश की फर्स्ट लेडी, पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने की इजरायली प्रधानमंत्री की आलोचना, कहा गाजा में बड़ी गलती कर रहे हैं नेतन्याहू। जी हाँ, पिछले 6 महीने से गाजा में बम बरसा रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आलोचना की है। एक टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि जिस तरह से गाजा में आम लोगों की जानें जा रही हैं वो इजरायल के लिए अच्छा नहीं है। जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में जंग के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का नजरिया इजरायल की मदद करने से ज्यादा नुकसान ही पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, हमास के खात्मे का भी अधिकार है, लेकिन उन्हें निर्दोष फलस्तीनियों की जिंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, अगली खबर बता दें, चीन की गंदी नजर अब अंटार्कटिका पर महत्वपूर्ण संसाधनों और सैन्य लाभ के लिए खेल रहा है लंबा दांव। जी हाँ, विश्लेषकों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की गंदी नजर अब अंटार्कटिका के महत्वपूर्ण संसाधनों पर है, रिसोर्सेस पर है और सैन्य लाभ के लिए वो वहाँ लंबा दाव खेल रहा है। इन एक्सप्रेसिबल द्वीप के अंधकारमय दक्षिणी तट पर स्थित अंटार्कटिका में चीन के नए क्रूज के आकार के वैज्ञानिक
वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन ने दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप में बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं के बारे में खतरे की घंटी बजा दी है। रॉस सागर की गहरी खाड़ी के पास 5244 वर्ग मीटर में फैला क्वीन लिंग बेस फरवरी में खुला और गर्मियों में 80 लोगों तक रहने के दौरान क्रूर सर्दियों के महीनों के दौरान काम कर सकता है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार क्वीन लिंग में आइस ब्रेकर जहाजों के लिए एक घाट शामिल होने की उम्मीद है और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर सिग्नल इंटेलिजेंस और ऑस्ट्रेलिया के नए अनारहम स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए रॉकेट पर टेलीमेट्री डेटा एकत्र करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जी हाँ, इससे चीन को अंटार्कटिका तक पहुंचने की क्षमता में एक बड़े अंतर को भरने में भी मदद मिलेगा, यानी कि अंटार्कटिका पर अब चीन ने गंदे नजरे गड़ाए हुए हैं। दोस्तों अगली खबर बता दें, भारतीयों के लिए फरिश्ता बने दुबई के कारोबारी फिरोज मर्चेंट, घर लौटेंगे यूएई के जेलों में बंद 900 कैदी। जी हाँ, यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी फिरोज मर्चेंट ने हाल ही में वहां की जेलों से 900 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की है। इसके लिए मर्चेंट ने 1 मिलियन दिरहम यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया है। यूएई में सोमवार से रमजान का महीना शुरू हो गया है। इन लोगों की रिहाई को लेकर मर्चेंट ने कहा था कि वो चाहते हैं कि ये लोग ईद अपने परिवारों के साथ मना सकें। बिजनेस के साथ साथ अपने समाज सेवी कामों के लिए पहचान रखने वाले मर्चेंट की वजह से यूएई के जेलों में बंद 900 भारतीयों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रमजान पर देशवासियों को दी बधाई, कहा यह पवित्र महीना सभी के जीवन में खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अब बात करते हैं देश की सीएए को लेकर जो कल जानकारी और सबसे ब्रेकिंग खबर आई है, जहां देश भर में लागू हुआ सीएए। मोदी सरकार ने जारी किया कल नोटिफिकेशन, 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी, वो भी कम टाइम में। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली समेत उत्तर राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को लेकर अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करते हुए इसको लागू कर दिया है। दोस्तों, सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। तीनों मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, सीएए लागू होने पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे पाकिस्तानी हिंदू। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारत में सीएए लागू होने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। जी हाँ, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी जो करते हैं, जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के लिए भारत की नागरिकता हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो वहीं सीएए लागू होने पर कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने कहा कि इस मुद्दे पर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां मुझे जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूंगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए सीएए लेकर आई है सरकार। चिराग पासवान ने कहा कि सियासी दलों ने सीएए को लेकर गुमराह किया है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मनाया सीएए लागू होने का जश्न। जी हाँ, दिल्ली के मजनू का टीला में रहने वाली पाकिस्तानी शरणार्थियों ने केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी करने पर जश्न मनाया है। तो वहीं दोस्तों सीएए पर मतुआ समुदाय भी जश्न मना रहा है। जी हाँ, ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के एक वर्ग ने सीएए पर दावा किया है कि ये उनके लिए दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। सोमवार को जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएए लागू किया, देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लोगों के बीच अलग ही माहौल देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। दोस्तों, यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ाई गई है सुरक्षा, खास करके दिल्ली के शाहीन बाग में फ्लैग मार्च किया है। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ केंद्रीय पुलिस बलों ने शाहीन बाग इलाके में फुट पेट्रोलिंग की। इसके साथ ही सीलमपुर, ओखला, जामिया नगर और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। लोगों से संयम बरतने और सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट न लिखने की अपील की है। तो वहीं सीए लागू करने के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई है जामिया मिलिया इस्लामिया में, जिसके कारण परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यानी MSF की अगुवाई में विद्यार्थियों के एक समूह ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस
कांग्रेस से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने सीएए लागू किए जाने का विरोध किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिसर के बाहर भीड़ को जमा होने से रोकने के लिए जामिया परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। सीएए गोडसे के विचार पर आधारित है, ये मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए लाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। ओवैसी ने लिखा कि सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता, धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। ओवैसी ने कहा कि एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य है ही नहीं। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये बोल थे दोस्तों ओवैसी के। साथ ही साथ केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, ये देश के खिलाफ है सीएए लागू पर। उन्होंने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद इन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई को करा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लेकर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। आखिर क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार है ही नहीं तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? ये बोलते केजरीवाल के। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीएए लागू होने के बाद ममता बनर्जी ने भी साधक केंद्र पर निशाना कहा, ये बीजेपी के चुनाव का प्रचार के लिए है। उन्होंने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए, अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये बीजेपी का चुनाव के लिए प्रचार है, ये और कुछ नहीं। बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू करने के विरोध में पूरी तरीके से खड़ी है। बनर्जी ने कहा कि आपको 6 महीने पहले नियम अधिसूचना कर देना चाहिए था। अगर कोई अच्छी चीजें होती तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी किया जाता है तो जो देश के लिए अच्छा नहीं है तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और उसका विरोध करेगी। मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई है। मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूँ। जी हाँ, तो हमने दोस्तों आपको एक से एक नेताओं का, इस पर विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का, विपक्ष के लोगों का, अन्य लोगों का प्रतिक्रिया सुनाया है दोस्तों सीएए पर। सीएए लागू होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमने आपको बताया, लेकिन ऐसे में अब आप क्या कंक्लूजन निकालकर अपना बयान देना चाहते हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर। सीएए लागू होना चाहिए था, जो हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा आप लोग। देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता की सीएए लागू होने पर क्या राय है, क्या आप इसका समर्थन करेंगे, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।